तो आज जो हम करेंगे वो करेंगे हम बी एल एल बी फोर्थ सेमेस्टर का, जो हमारा जर्नल जर्नल इंग्लिश 4 है। अब ये हमारा इंग्लिश लास्ट है, इसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर से हमारा जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो भी नहीं रहेगा, और बीए के जितने सब्जेक्ट है वो सब खत्म हो जाएंगे। अब हमारे कंप्लीट लॉ के सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे। तो पहले तो मैं आपको सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ कि सिलेबस में हमारे पास क्या क्या टॉपिक कवर है और किस तरह का सिलेबस है इसका इंग्लिश का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वैसे वो लिखा है आपका, स्टडी ऑफ द लिटरली टेक्स्ट। टेक्स्ट जो हमारे पास शेक्सपियर का एक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस करके प्ले है, एक शेक्सपियर का एक प्ले है, इसके अंदर से आपको क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, पिछली बार जो था हमारे पास जो था वो स्टोरी थी, लेकिन इस बार हमारे पास एक प्ले है। 3-4 स्टोरी थी पिछली बार हमारे कोर्स में, 4 स्टोरी शायद थर्ड सेमेस्टर के अंदर। हाँ, 5 स्टोरी थी, लेकिन हाँ लेकिन इस बार क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही है, प्ले है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। शेक्सपियर का एक प्ले है, काफ़ी अच्छा प्ले है, इस पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं, और बहुत सारी इसके ऊपर शॉर्ट स्टोरीज जो होती है ना, छोटी छोटी जो फिल्में बनती हैं वो भी बन चुकी हैं इसके ऊपर। और आपको अब इसका एक काम ये करना है कि जो मर्चेंट ऑफ वेनिस के कुछ वीडियोस आपको देख लेने, और कहानी इसकी स्टोरी पढ़ लेनी। इसके अंदर जो है करेक्टर्स के उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है, 5-6 या 7 करेक्टर जो है मेन है इसके, उसी के बारे में आपको पढ़ लेना है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस है वो हम अभी अगली क्लास में करेंगे, आज थोड़ा सा हम इसका पहले का पढ़ेंगे। वन पैसेज ऑफ एक्सप्लेनेशन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ओनली फ्रॉम द प्ले। प्ले में से 4th पार्ट और 5th पार्ट जो है प्ले का, उसमें से आपको रेफर टू कॉन्टेक्स्ट आएगा। अब ये जो वर्ड है रेफर टू कॉन्टेक्स्ट, इसका मतलब क्या होता है? अगर आपको पता है किसी को तो एक बार बताओ क्या मतलब होता है इसका। सर मतलब क्या टाइटल देना चाहेंगे? रेफर टू कॉन्टेक्स्ट है, टाइटल नहीं है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है। इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई 2 लाइन दे देगा प्ले का जो 4th पार्ट और 5th पार्ट है, और आपको पूरे प्ले में से, मतलब 4th पार्ट और 5th पार्ट में से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या इंसिडेंट हुआ, किसने किसको क्या बोला, शैलॉक की स्टोरी जो है वो पूछ लेगा उसके बारे में कि उसने क्या बोला था, क्या किया क्या नहीं किया, मतलब प्ले से रिलेटेड कुछ भी पूछ लेगा आपको 4th और 5th पार्ट जो है प्ले का, उसमें से मतलब 2 लाइन देगा आपको ताकि आप पहचान जाओ कि प्ले का कौन से पार्ट की ये बात कर रहा है, उसमें से फिर क्वेश्चन पूछ लेगा प्ले में से। पर कोई भी पूछ सकता है। हाँ, मतलब 4th पार्ट और 5th पार्ट के में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। प्ले का जो 4th, ये कि ड्रामा है ना, ये धारावाहिक की तरह चलता है। पहले बार हाँ, पहले 4th और 5th में, 1st 2nd में सब में क्वेश्चन आंसर पूछेगा, टेक्सचुअल क्वेश्चन पूछेगा इंटरनल चॉइस के साथ। लेकिन जैसे पर्दा खुलता है, एक सीन आता है, जैसे रामायण हमारे देश में रामलीला चलती है ना, पर्दा खुलता है, पहले दिन भगवान राम पैदा हो गए, दूसरे दिन उनका स्वयंवर हो गया, तीसरे दिन कुछ हो गया, ऐसे चलता है। तो प्ले में भी ऐसे ही चलता है। तो ये प्ले है, ड्रामा है जो स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। अब इसमें ग्रामर पोर्शन में हमारा क्या है, सिनोनियम्स हैं, एंटेनियम्स हैं, कंफ्यूज वर्ड्स हैं, पैरानोमिन्स हैं, होनोनोमिन्स हैं, पैराग्राफ राइटिंग है जो आपको करनी पड़ेगी 150 से 200 वर्ड ऑन अ टॉपिक। अब ये पैराग्राफ राइटिंग का जो टॉपिक है, कोई भी टॉपिक आ सकता है आपको, यहाँ पे लीगल पैराग्राफ नहीं बोला है, कोई भी पैराग्राफ, लीगल टॉपिक भी आ सकता है, जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स आ सकता है, कोई भी चीज़ आ सकती है, वो आपको खुद ही लिखनी होगी 150 से 200 शब्दों में। यानी कि आपको एक शीट और दूसरी शीट, मतलब दूसरे साइड पे 2 पेजेस भरने होंगे। एक पेज में करीब करीब 100 वर्ड्स हो जाते हैं। द वेज ऑफ द वर्ड, यूज ऑफ द सेम वर्ड एज अ पार्ट ऑफ द स्पीच। आपको कुछ वर्ड दे देगा, आपको ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन दे देगा इसको किस तरह से चेंज करना है, तो वो वेज ऑफ द वर्ड है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, नाउन टू वर्ब, एग्जेक्टिव टू वर्ब, या यूजिंग ऑफ अफिक्स। अफिक्स है, सिर्फ प्रीफिक्स नहीं है यहाँ पे, सॉरी, हाँ वही अफिक्स है, सफिक्स नहीं है। फ्रेसल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक सेंटेंस दे दिया उसके लिए कोई 1 वर्ड बनता है वो बताना है आपको। तो ये ग्रामर का जो पोर्शन है जितना भी, ये सारा सेक्शन ए का है। इसमें से सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। सेक्शन ए जो सबसे डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें कुछ भी पूछ लेता है। प्रीसिस राइटिंग, प्रीसिस राइटिंग क्या होता है ये आपने वर्ड सुना होगा, क्लास 10th में 12th में दोनों में था ये। सर मैंने पैराग्राफ के अंदर से हमें सिर्फ कुछ वर्ड से क्या ना पूरी स्टोरी बतानी होती है, जो पैराग्राफ लिखे होते हैं। मतलब इसमें आपको मान लो 2 पैराग्राफ दे दिए, उसको 1/3 करके आपको लिखना पड़ेगा, मतलब शॉर्ट लिखना पड़ेगा, शॉर्ट करके, ताकि पूरी कहानी भी कवर हो जाए और लाइनें भी कम खर्च हो।
अगर 1000 वर्ड का दे दिया तो आपको 300 वर्ड में लिखना पड़ेगा, 600 वर्ड का दे दिया 200 में लिखना पड़ेगा, और 250 वर्ड का दे दिया तो आप 70-80 वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये कोई भी अनसीन पैसेज आ जाएगा जिसमें एक स्टोरी होगी, उसको आपको छोटा करके लिखना होगा, उसे कहते हैं प्रीसिस राइटिंग। अब है फॉर्मेट ऑफ द पेपर, पेपर का फॉर्मेट कैसा रहेगा ये देख लें एक बार। तो सेक्शन ए के अंदर पहला क्वेश्चन हमारा एंटोनियम्स का होगा। एंटोनियम होता है अपोजिट वर्ड। दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा चेंज ऑफ वर्ड, एनी 4 आउट ऑफ 6। टोटल 6 होंगे, इसमें से हमें 4 करने होंगे। ये नाउन हो सकते हैं, वर्ब का क्वेश्चन हो सकता है, या एग्जेक्टिव का क्वेश्चन हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन आएगा हमारा कन्फ्यूज वर्ड, जिसमें पैरानोमिन्स और होमोनोमिन्स हो सकते हैं, जिसके हमें सेंटेंस बनाने को बोलेगा। वर्ड दे देगा, बोलेगा इसका सेंटेंस बनाइए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा सिनोनिम्स होगा, जो सेम मीनिंग्स होते हैं। ये भी 6 देगा, 4 आपको करने पड़ेंगे। पांचवा होगा आपका मीनिंग ऑफ वर्ड, वर्ड का मीनिंग बताओ। ये भी आपको 6 वर्ड देगा, जिसमें से किसी 4 वर्ड का आपको मीनिंग बताना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका सेक्शन ए कवर हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक। 5 क्वेश्चन सेक्शन ए में आते हैं, जो 4 मार्क्स ईच होता है। इसमें से अगर आप करना चाहते हैं तो एंटोनियम ईजी होता है, सिनोनियम्स ईजी होता है, पैरानोमियम्स भी ठीक होता है, होमोनोमियम्स भी ठीक होता है, और आपका मीनिंग ऑफ वर्ड, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो कुछ ऐसा वर्ड दे दिया जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा तो आप उसका मीनिंग कैसे लिखेंगे। लेकिन अगर इसमें से जैसे 6 वर्ड आएंगे तो कम से कम 3 वर्ड तो ऐसे आएंगे जिसका मीनिंग आपको पता होगा, मतलब जनरल नॉलेज के वर्ड होंगे जो जनरली आप यूज़ करते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी कम है सेक्शन ए के अंदर। 3 क्वेश्चन आप एटलीस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में जो 6 नंबर क्वेश्चन होता है वो है प्रीसिस राइटिंग। लिटरेचर का भी हो सकता है, रेफर टू कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है। अब जो प्रीसिस राइटिंग है, कोई भी एक स्टोरी दे देगा आपको, जो बुक में से भी हो सकती है, बुक के बाहर की भी हो सकती है। मतलब सीन पैसेज भी हो सकता है, अनसीन भी हो सकता है। सीन पैसेज का मतलब है कि स्टोरी का कोई एक पार्ट दे दिया प्ले का उठा के, मतलब पार्ट 4 दे दिया, उस पार्ट 4 को बोलेगा इसका प्रीसिस राइटिंग करो। अगर वो उसको आपने गिना 600 वर्ड में तो आप 200 वर्ड में लिख लो, 250 वर्ड में तो आप 70-80 वर्ड में लिख लो, छोटा करके 1/3 करके लिखना है। अगर ये नहीं आएगा तो क्वेश्चन आएगा आपका रेफर टू कॉन्टेक्स्ट। रेफर टू कॉन्टेक्स्ट मैंने ऊपर ही बता दिया आपको, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होता है। इसका मतलब ये है कि 2 लाइन हिंट के लिए दे देगा ताकि आपको पता लग जाए ये 4th पार्ट है प्ले का या 5th पार्ट है, तो आप उसी के हिसाब से फिर इसका आंसर दे दोगे। इसे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है। 6 नंबर क्वेश्चन ये आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन हमेशा पैराग्राफ राइटिंग का आता है। बताइए इस प्ले में कितने एक्ट्स हैं टोटल? प्ले में कितने एक्ट हैं, मतलब ऐसे तो मैंने देखा शायद ये 7 पार्ट के अंदर पूरा कंप्लीट है, 7 पार्ट है इसके। लेकिन आपको जो करना है पूरी स्टोरी की तरह पढ़ लेना है इसको। अच्छा ठीक है। हाँ, मैं इसके भी वीडियो के आपको कुछ लिंक भेज दूंगा जिसमें आप वीडियो देख लेना इसकी। जी सर, हाँ जी। पैराग्राफ राइटिंग आएगा आपको 200 वर्ड्स का, कोई भी टॉपिक पे पैराग्राफ आ जाएगा। और 8वां क्वेश्चन आएगा आपको प्रीफिक्स लगाना होगा। प्रीफिक्स तो आपको सबसे ईजी होता है, आगे वर्ड लगा के उसके मीनिंग को चेंज करना होता है, उसे प्रीफिक्स कहते हैं। आगे जोड़ने से वर्ड का मीनिंग अगर चेंज हो जाता है तो वो प्रीफिक्स कहलाता है। तो अगर ये क्वेश्चन सेक्शन बी है, इसमें से 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, तो एक तो आप प्रीसिस राइटिंग कर सकते हैं और एक आप प्रीफिक्स कर सकते हैं। अगर प्रीफिक्स आपको आ रहा है तो यही अटेम्प्ट करना, क्योंकि इसमें मार्क्स कटने की गुंजाइश कम होती है अगर आपका सही रहा तो। इसमें वही टोटल 6 आएंगे जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे 8वें वाले में। और दूसरा ऑप्शन रखना ये रेफर टू कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि प्ले का होगा इंसिडेंट। 2 ही प्ले पार्ट करने हैं आपको, 4 और 5। 4 और 5 मैं आपको अलग से बता दूंगा प्ले के 4 और 5 कौन से पार्ट हैं। सेक्शन सी, इसमें आएगा आपका लिटरेचर क्वेश्चन। नंबर 9 जो होगा लिटरेचर का क्वेश्चन होगा। नंबर 10 भी लिटरेचर का होगा। नंबर 11 जो होगा वो ग्रामर क्वेश्चन होगा जिसमें प्रीफिक्स आ सकता है। और नंबर 12 होगा आपका प्रीसिस राइटिंग, जो अनसीन पैसेज होगा। ऊपर वाला लिटरेचर का पैसेज था, नीचे वाला अनसीन पैसेज है, दोनों प्रीसिस राइटिंग है। इसमें आप कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 तो आप कर ही लोगे, जो लिटरेचर का क्वेश्चन है, जो आपका प्ले है उससे जुड़ा क्वेश्चन है। उसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 12 अटैम्प्ट करोगे जो अनसीन पैसेज है। या फिर अगर आपको प्रीफिक्स आता होगा, एक बार पढ़ के देख लो, तो आप प्रीफिक्स ज़रूर अटैम्प्ट करना, क्योंकि उसमें मार्क्स कटने के चांसेस कम रहते हैं। तो ये आपका पेपर का पैटर्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक आएंगे, 12 क्वेश्चन आएंगे टोटल आपके, जिसमें से सेक्शन सी में आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे 4 में से। सेक्शन बी में जो है आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, और सेक्शन ए में 5। लेकिन सेक्शन सी में 2 बार से तो 12 11 में से 13 क्वेश्चन आते हैं टोटल, लेकिन अभी इसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। 5वां क्वेश्चन आएगा तो वो लिटरेचर का ही आएगा। तो आपको 3 क्वेश्चन लिटरेचर के सेक्शन सी में ही मिल सकते हैं।
तो यहाँ पर पहले तो मैंने आपको ये लिटरेचर के सारे क्वेश्चन लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से हो सकते हैं लिटरेचर के, उन क्वेश्चंस को मैंने लिख दिया है। इनको थोड़ा सा स्किप करके अभी नीचे हमारा ग्रामर का पोर्शन है उसको देख लेते हैं। यह है इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले है हमारा सिनोनिम्स और एल्टोनियम्स। तो सिनोनिम्स के बारे में आपने क्या पढ़ा है, क्या होते हैं सिनोनिम्स? सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। सिनोनिम आर द वर्ड्स, बोलिए। सर प्राइवेसी सर which have the same meaning, similar meaning or same meaning to another. वर्ड डिफरेंट होता है लेकिन मीनिंग सेम होता है। सिनोनिम आर द वर्ड्स दैट हैव द सेम और द सिमिलर मीनिंग एज अनदर वर्ड इन अ लैंग्वेज। लैंग्वेज सेम रहती है, वर्ड दूसरा रहता है लेकिन मीनिंग सेम होता है। दे आर यूजफुल फॉर एडिंग द वैरायटी एंड न्यूसेंस टू द राइटिंग और द स्पीच। जब हम राइटिंग लिखते हैं, कोई आर्टिकल नॉवल वगैरह लिखते हैं, तो उसमें इस तरह के वर्ड ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं कि वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट हो लेकिन मीनिंग सेम रहे। एंड कैन हेल्प टू अवॉइड द रिपीटेशन। यहाँ पे रिपीटेशन से बचा है। जैसे हैप्पी हैप्पी बार बार लिखने से अच्छा है एक बार हैप्पी लिख दे, एक बार जॉयफुल लिख दे, एक बार डिलाइटेड लिख दे, एक बार कंटेंट लिख दे, एक बार प्लीज़ लिख दे, एक बार इलेटेड लिख दे, तो हमारा जो पढ़ने वाला है, मेरा जो रीडर है, उसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए। तो रिपीटेशन ऑफ वर्ड जो होता है वो काफ़ी बोर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ द रिपीटेडली यूजिंग द वर्ड हैप्पी, अ राइटर कुड यूज द सिनोनियम लाइक जॉयफुल, कंटेंट, इलेटेड टू कन्वे द डिफरेंट शेड्स ऑफ द मीनिंग। मतलब सिर्फ शेड्स को चेंज कर रहे हैं, भाषा को चेंज कर रहे हैं, शब्द को नहीं बदल रहे हैं। हेयर आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द सिनोनिम। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल जरूर लिखे हैं सिनोनिम्स के। एक वर्ड के साथ कितने सिनोनिम देने होंगे हमको? वहाँ पर तो आपको एक वर्ड का एक ही लिखना होगा। यहाँ पर मैंने कई लिख दिए हैं आपको, वहाँ पर एक वर्ड का एक ही लिखना। इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं हिंदी में, अगर आप बोलोगे तो पर्यायवाची शब्द कहते हैं इसको। तो जैसे हैप्पी का यहाँ पे मैंने जो लिखे हैं ना सिनोनियम, ये सफिशिएंट नहीं है। ये मैंने पेपर के पैटर्न पे से उठा के लिखे हैं, जो मुझे लगता था पेपर में रिपीटेड हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, उनको उठा के लिख दिया है। ये सफिशिएंट नहीं है, और भी आपको करने चाहिए। मतलब अनलिमिटेड है, इनकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर नेट पे आप सर्च करोगे तो 100-150 वर्ड तो आप कम से कम आप याद कर ही लो। 100 भी कर लोगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। अब जैसे हैप्पी का जॉयफुल होता है, डिलाइटेड होता है, कंटेंट होता है, प्लीज्ड होता है और इलेटेड होता है। ब्यूटीफुल का होता है गॉर्जियस, स्टनिंग, प्रीटी, अट्रैक्टिव, लवली। बिग का होता है लार्ज, ह्यूज, इनॉर्मस, मैसिव और गिग्नेटिक। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि कई बार एग्जाम में 2 वर्ड भी पूछे हैं। मतलब 2 सिनोनिम्स ऐसे लिखा होता है, राइट 2 सिनोनिम्स ऑफ एवरी वर्ड। तो 2 लिखने होते हैं वहाँ पर आपको, 2 से ज़्यादा कभी नहीं पूछे एग्जाम में। ब्रेव का होता है करेजियस, फेयरलेस, हीरोइक, वायलेंट, डेयरिंग। सैड का होता है अनहैप्पी, सॉरोफुल, ग्लूमी, मेलनचोली, डिस्पेंडेंट। इंटेलिजेंट का होता है स्मार्ट, क्लेवर, ब्रिलियंट, वाइस, नॉलेजेबल। एंग्री का होता है फ्यूरियस, इनहेरिट, इरिटेट, इंसेंट और लिविड। फनी का होता है ह्यूमरस, कॉमिकल, एज्यूमिंग, एंटरटेनिंग, हिलेरियस। काइंड का होता है कंपनसेट, केयरिंग, कंसीडर, जेनेरियस, बेनेवलेंट। स्ट्रॉन्ग का होता है पावरफुल, स्टडी, रोबस्ट, थॉट और रेस्टिलेंट। प्रिटी का होता है ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, लवली, स्टनिंग। फास्ट का होता है आपका क्विक, स्विफ्ट, रैपिड और स्पीडी। कोल्ड का होता है चिली, फ्रॉस्टी, आइसी, फ्रिज्ड। स्मार्ट का होता है इंटेलिजेंट, क्लेवर, ब्रिलियंट, वाइस। टायर्ड का होता है एग्जॉस्टेड, फैटिगेड, ड्रेन्ड, वॉर्न आउट। बिग का होता है लार्ज, ह्यूज, इनॉर्मस, गिग्नेटिक, मैसिव। स्मॉल का होता है टिनी, लिटिल, पैटेटी, मिनिएचर और स्लाइट। ब्यूटीफुल का होता है आपका गॉर्जियस, स्टनिंग, अट्रैक्टिव, लवली, प्रिटी। अगली का होता है अनअट्रैक्टिव, अनसाइटली और ग्रोस्टेक और हाइडियस और रिपल्सिव। गुड का होता है एक्सीलेंट, ग्रेट, सुपर, वंडरफुल, फैंटास्टिक, बैड, टेरिबल, ऑफुल, पुअर, लूजी, सुपर। अब है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का होता है स्मार्ट, क्लेवर, ब्राइट, नॉलेजेबल, वाइस। स्टूपिड होता है डम, फुलिश, अनइंटेलिजेंट, सिंपल, इग्नोरेंट।
In each of this example, the synonym has a slightly different connotation and shade of the meaning of the compared to the original word. It is important to choose the right synonym for the intended meaning and context to avoid the confusing or ambiguity. देखो यहाँ पर वर्ड जो सेम है, मीनिंग कुछ कुछ सेम है लेकिन बिल्कुल सेम, जैसे जोर जोर से हंसते हैं मुंह खोलकर तो उसे क्या कहते हैं, लाफिंग कहते हैं। लेकिन जब हम मुस्कुराते हैं तो उसको लाफिंग थोड़ा ना कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्माइल कहते हैं। जब हम आवाज़ के साथ हंसते हैं तो उसको गिगल कहते हैं, गिगलिंग कहते हैं। तो वर्ड जो है सेम है कुछ मीनिंग में, लेकिन उसके शेड अलग अलग है। सारे वर्ड का मतलब हंसना है, लेकिन हंसना भी अलग अलग तरीके का हंसना होता है, तो इसलिए वर्ड भी अलग अलग है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि वर्ड के मीनिंग तो सेम है लेकिन बेसिकली वो बिल्कुल सेम नहीं। जैसे स्टूपिड है, स्टूपिड मतलब क्या होता है, बेवकूफ़। डम मतलब क्या होता है, जिसके अंदर समझ ना हो, जो बिल्कुल डम हो, अच्छे बुरे की समझ ही ना हो। फुलिश मतलब बेवकूफ़ होता है, डम नहीं होता। फुलिश होता है, डम अलग है, स्टूपिड अलग है। अनइंटेलिजेंट, अनइंटेलिजेंट बिल्कुल ही अलग चीज़ होती है जिसमें इंटेलिजेंस ही ना हो। सिंपल, सिंपल को भी फुलिश कह देते हैं कुछ लोग। इग्नोरेंट, जो इग्नोर करता है। ये सब में मतलब मीनिंग बेसिकली सेम है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके शेड भी सेम है, वो शेड अलग अलग हो सकती है। अब है आपका एंटोनियम्स। एंटोनियम्स आर द वर्ड्स दैट हैव अपोजिट मीनिंग टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल, हॉट इज़ द एंटोनियम ऑफ कोल्ड। जैसे एंटोनियम मतलब उल्टा वर्ड होता है जो अपोजिट मीनिंग दिखाता है, जैसे हॉट का कोल्ड है। एंटोनियम कैन हेल्प टू ऐड द न्यूसेंस एंड precisions to the language, allowing us to express the subtle shades of the meaning. Here are the some example of antonym, जैसे up का down, light का dark, happy का sad, big small, fast slow, young old, right wrong, rich poor, loud quiet, love hate, hot cold, bright dull, love hate, big small, high low, fast slow, good bad, rich poor, happy sad, day night, young old, true false, wet dry, strong and weak, brave and crowdly, thick and thin, up and down, open and close, right and wrong, full and empty, good versus bad, happy versus sad, hot versus cold, right versus wrong, light versus dark, brave versus crowdly, above versus below, big versus small, narrow versus wide, और loud versus quiet, strong versus weak, fast versus slow, forward versus backward, open versus close. So using the synonym can make your language more precise and help you to convey the exact meaning your intent. Antonyms can be particularly useful in the creative writing as they can be used to create the contrast and tension within a text. तो ये एंटोनियम्स हो गए जिसमें अपोजिट मीनिंग्स होते हैं जो बिल्कुल ही